नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे दोस्तों। और इससे पहले यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 6 तक चैनल पर दोस्तों ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो जो भी साथी अभी तक उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखे हैं तो पहले आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप वो प्रैक्टिस सेट देख लें और उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस सेट 7 को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सीक्वेंस से देखेंगे तो आपकी तैयारी और आपकी जो पकड़ है वो ज़्यादा मजबूत होगी। तो आइए दोस्तों, हम बिना समय को वेस्ट किए हुए अपने पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे दोस्तों। और इस प्रैक्टिस सेट 7 की खास बात यह रहेगी दोस्तों कि हम यहाँ पर जो डीआई का स्पेशली मेंशन किया गया है सिलेबस में, तो डीआई के उन 10 प्रश्नों को भी हम व्याख्या सहित देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपने पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, यह बताना है आपको। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए, यानी कि जो प्राचीनतम वेद है यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों, वह जो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है और जिसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं दोस्तों? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की व्याख्या है और जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तो आपने इन फैक्ट्स को देखा, तो आप साथ में एक नोटबुक लेके चलेंगे दोस्तों और वहाँ पर इन फैक्ट्स को नोट करते हुए भी चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था गुरु अंगद ने, गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह ने और गुरु तेग बहादुर जी ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था। अब दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा व्याख्या यहाँ पर कि गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को 1706 में गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था। इस संकलन में शेख फरीद, संत कबीर, नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसी अन्य हस्तियों के लेखन को जोड़ा गया। आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है और जिसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था और यह पुस्तक गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। तीसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि 1851 में बी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया और जिसके अनुसार कितने वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि 12 वर्ष से कम की बालिका का विवाह पर प्रतिबंध था। अब दोस्तों यहाँ पर व्याख्या थोड़ा सा देखेंगे कि सन 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम के तहत बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 4 हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राधाकांत देव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875, याद रखेंगे दोस्तों डेट, 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया था। और जगह का जो थी दोस्तों वो कौन सी जगह थी? मुंबई। इनका उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा पाश्चात्य प्रभावों को समाप्त करना आर्य समाज का उद्देश्य था। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया था। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हम 5 यहाँ पर देखेंगे कि वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? कोल, बस्तर, संथाल और वर्ली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था दोस्तों मध्य भारत में? वर्ष 1910 में बस्तर का विद्रोह जो है वह शुरू हुआ था। वर्ष 1910 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था और यह मध्य भारत की बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था और इसका नेतृत्व जो है आदिवासी नेता गुंडा धुर और राजा के दीवान व चचेरे भाई लाल करेंदर सिंह ने किया था। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों के उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां थी। और दोस्तों अन्य विकल्पों को देख लेते हैं। तो जो कोल विद्रोह है वह 1831 से 48 के बीच में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में और जो वर्ली विद्रोह है दोस्तों यह 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था, किस पर आधारित था दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार पर, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर, रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड पर,
नेहरू रिपोर्ट पर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू जो है उस समय भारत का सचिव था और जबकि चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में शामिल है। अब दोस्तों अनुच्छेद जो 19 है वह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। बाकी दोस्तों और कुछ जो है अनुच्छेद है उनको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। जैसे दोस्तों जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों यह अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया है। 8 नंबर सवाल हम देखेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग, आपको बताना है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 ई और अनुच्छेद 243 एफ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि भारत के संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, मंगल और शुक्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि शनि के जो है सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। वर्तमान में शनि ग्रह के 274 ज्ञात उपग्रह हैं जो सौर मंडल में किसी भी ग्रह में सबसे अधिक हैं। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है दोस्तों उसका नाम क्या है? टाइटन। याद रखेंगे टाइटन, वो जो घड़ी वाला टाइटन होता है दोस्तों वही। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 10 हम देखेंगे कि तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि तनामी रेगिस्तान कहाँ पर है दोस्तों? यह जो है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। तनामी ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल 37,500 वर्ग किलोमीटर है। तनामी पृथ्वी का शुष्क स्थल और प्रमुख विलिगत रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान की मुख्य वनस्पतियों में स्पिनिफेक्स घास जो नुकीली पत्ती वाली होती है, बबूल तथा अन्य छोटी झाड़ियाँ आदि होती है और यहाँ लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण, केवल ऊर्जा का प्रवाह, केवल खनिजों का चक्रण, केवल जैविक घटक का प्रवाह और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण। ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण दोनों पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी समुदाय की एक इकाई है जो जैविक, भौतिक तथा रासायनिक घटकों से निर्मित होती है। ऊर्जा पारितंत्र में सौर विकिरण के रूप में प्रवेश करती है और उत्पादकों द्वारा खाद्य में परिवर्तित होती है। उत्पादकों से यह रासायनिक ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में पहुंचती है और विभिन्न पोषण स्तरों पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? सेलुलोस, स्टार्च, प्रोटीन और पीवीसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि पीवीसी जो है वह जैव निम्नीकृत नहीं किया जाता है। जैव निम्नीकृत पदार्थ उसे कहा जाता है जो प्राकृतिक एजेंट जैसे कवक, बैक्टीरिया आदि की सहायता से विघटित हो जाते हैं जैसे सेलुलोस, स्टार्च, प्रोटीन आदि। जबकि वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते हैं उन्हें गैर जीव निम्नीकृत पदार्थ कहा जाता है जैसे धातु, स्क्रैप, पीवीसी, प्लास्टिक आदि। गैर जैव निम्नीकृत पदार्थ पर्यावरण के प्रत्यक्ष जो है प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से वन अधिनियम ने भारत के वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वनों में विभाजित किया? वन अधिनियम 1864, वन अधिनियम 1865, वन अधिनियम 1866 और वन अधिनियम 1878। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि वन अधिनियम 1878।
अब दोस्तों देखते हैं व्याख्या थोड़ा सा कि भारतीय वन अधिनियम 1878 द्वारा भारतीय वनों को 3 श्रेणियों, जिसमें पहला आरक्षित, संरक्षित एवं ग्रामीण वन में विभाजित किया गया। इस अधिनियम ने प्रशासन को आरक्षित और संरक्षित वनों का सीमांकन करने में भी सक्षम बनाया। इसने वनोपज के संग्रहण को विनियमित करने का प्रयास किया तथा वनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ दंड का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया। तो आप सभी साथी वन अधिनियम 1878 याद करेंगे, जिसके माध्यम से वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वनों में। कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भारत में, वेनेजुएला में, ब्राज़ील में और गुयाना में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्पी, यानी कि यह जो है इन दिए गए विकल्पों में से किसी में नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है। परंतु दोस्तों आइए पूरा व्याख्या में हम देखेंगे कि आखिर में इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या। तो यहाँ पर कार्टाजेना शहर दक्षिणी अमेरिका की कोलंबिया में अवस्थित है। तो दोस्तों आप जो है यह याद कर लीजिए, कोलंबिया में। कहाँ पर? कोलंबिया। और दोस्तों यह कोलंबिया कहाँ पर है? यह जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है। देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी कि किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। यानी कि दोस्तों आपको ऐसा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला बनाता है जो सभी जिलों से घिरा रहता है, उसकी बाउंड्री किसी अन्य राज्य या जो है कि देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प सी, यानी कि उत्तर प्रदेश का हरदोई एक ऐसा जिला है जिसके चारों तरफ जो है कि जिलों की ही सीमा स्पर्श होती है, बाकी किसी अन्य देश या किसी अन्य राज्य की सीमा साझा नहीं होती। यहाँ पर थोड़ा और डिटेल से हम जान लेते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद और कन्नौज, उत्तर में लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर, दक्षिण में उन्नाव और लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आप जो है इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे दोस्तों कि सुर सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है उसमें कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है दोस्तों? सारस, क्रेन और चित्तीदार गिद्ध का, भारतीय मोर और हॉर्नबिल का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, हरा कबूतर और धूसर जंगल मुर्गी का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प है, यानी कि सारस, क्रेन और चित्तीदार गिद्ध का। चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न में नहीं पूछा है, तो आपको विशेष सावधानी प्रश्नों की बरतनी पड़ती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि इस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों, डिस्क की गति पर। यानी कि चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज क्षमता डिस्क की गति पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि डिस्क की गति पर। चुंबकीय डिस्क की स्टोरेज क्षमता सामान्यतः डिस्क सतह में, डिस्क पैक पर, प्रति इंच ट्रैक पर, प्रति इंच बिट्स पर निर्भर करती है, लेकिन डिस्क की गति का इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 हम देखेंगे कि एंड्रॉइड ऐप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? स्विफ्ट, पर्ल, ऑब्जेक्टिव सी और कोटलिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि कोटलिन भाषा का उपयोग किया जाता है। कोटलिन जो है एंड्रॉइड ऐप्स डेवलपमेंट करने के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त जावा भी एक प्रमुख भाषा है जिसका उपयोग एंड्रॉइड ऐप्स बनाने के लिए किया जाता है। स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी मुख्य रूप से iOS ऐप डेवलपमेंट के लिए उपयोग की जाती है और पर्ल का उपयोग सामान्य रूप से स्क्रिप्टिंग और टेक्स्ट प्रोसेसिंग में किया जाता है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है भूमध्य रेखा की दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 20 हम देखेंगे कि इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर और जगदीशपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि इफको यूरिया कारखाना कहाँ पर है दोस्तों? आंवला में अवस्थित है। आंवला जो है वह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है और यहाँ पर इफको द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे दोस्तों कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हाथरस, हमीरपुर, बुलंदशहर और हरदोई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बुलंदशहर में अवस्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है और इसकी पहली इकाई 1 जनवरी 1991 को कमीशन की गई थी। इसकी कुल उत्पादन क्षमता
440 मेगावाट है, जिसमें 220 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित हैं और इसका संचालन जो है वह न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में और उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? लखनऊ, गोलकुंडा, आगरा और फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि पंचमहल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसकी स्थापना मुगल बादशाह अकबर द्वारा की गई थी। यह फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है और पिरामिड के आकार में बने पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। 24वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार में संगीतकार थे? इल्तुतमिश के, जहांगीर के, शाहजहां के और अकबर के। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वह विकल्प डी यानी कि अकबर के जो है दरबार में कौन रहता था? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर के दरबार में उसके 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन ने अकबर के दरबार में कई रागों की रचना की, जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी और दरबारी काना हार। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह और मुबारक शाह। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि हुसैन शाह जो है वह जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक था। जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था और दोस्तों इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा सन 1394 में किया गया था। तो इस फैक्ट को आप जरूर से नोट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि शर्की वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा सन 1394 में किया गया था। और दोस्तों उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खान था। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? आगरा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प बी यानी कि उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवस्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ की स्थापना संस्कृत विभाग के अंतर्गत हुई थी। इस संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घटकों एवं परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं का प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं कथक नृत्य का संवर्धन यानी कि उसका विस्तार, उसमें अपडेट, यह सभी काम जो है वह राष्ट्रीय कथक संस्थान का है दोस्तों और यह जो है लखनऊ में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 कि कवि काका हाथरसी द्वारा कौन सी फिल्म ब्रज भाषा में बनाई गई थी? बैरागी साजन, बसव गांव के किनारे, जमुना किनारे और हंसती दुनिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि जमुना किनारे जो है वह कवि काका हाथरसी द्वारा जो फिल्म उन्हीं पर आधारित थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि कवि काका हाथरसी द्वारा जमुना किनारे फिल्म ब्रज भाषा में बनाई गई थी। काका हाथरसी 18 सितंबर 1906 से 18 सितंबर 1995 का असली नाम प्रभुलाल गर्ग था। भारत सरकार ने 1985 में काका जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? सिगमो, घोड़े, मोडनी और जैता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि जैता जो है वह उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिगमो, घोड़े एवं मोडनी गोवा के लोक नृत्य हैं और ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किया जाता है। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है दोस्तों? हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा और उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प है यानी कि हरियाणा में आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला दोस्तों? सूरज कुंड मेला, और जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है। सूरज कुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में मनाया जाता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। 15 दिनों तक चलने वाला यह मेला लोगों को ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है और इसका प्रारंभ वर्ष 1987 में किया गया था। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद यानी किसके द्वारा रखी गई थी? बड़े गुलाम अली खान, बख्शू खां, बिस्मिल्ला खान और अमजद अली खान।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि बख्शू खां के द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। उस्ताद बख्शू खां ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। इसकी स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? अलीगढ़ में, मथुरा में, गढ़मुक्तेश्वर में और बरेली में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि गढ़ मेला जो है गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पर है। तो गढ़मुक्तेश्वर जो है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ गंगा जी का मंदिर है, जिसके स्थान पर एक प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक साल में सबसे अधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में होता है और इलाहाबाद कुंभ का मुख्य मेला देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है। तो दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक साल में सबसे अधिक 86 मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है दोस्तों? मथुरा में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 की आमिर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? भोजपुरी में, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, उर्दू में। तो दोस्तों आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि छाप तिलक मोहि छीनी, यह जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। आमिर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है। इन्होंने एक खड़ी बोली का आविष्कार किया था और सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। ये मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली, हिंदी व ब्रज भाषा में भी पद लिखे। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 33 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। किसका दोस्तों? मध्य क्षेत्रीय परिषद का। अब दोस्तों देख लिया जाए तो 5 टोटल क्षेत्रीय परिषदें होती हैं दोस्तों। तो 5 में आप देख सकते हैं 4 जो दिशाएं हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और बीच में दोस्तों एक मध्य क्षेत्रीय परिषद है। तो आइए दोस्तों अगर हम देखें कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आता है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। पश्चिम में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, दीव और दादर नागर हवेली। उत्तर में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि। और मध्य क्षेत्रीय परिषद में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड आते हैं। 34 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों कि किस वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः संगठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया? 1970, 1975, 1978 और 1980। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि 1980 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को अक्टूबर 1980 में पुनर्गठित करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव, चंद्रमा, माँ दुर्गा, सूर्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि सूर्य की पूजा की जाती है दोस्तों पोंगल त्यौहार के दौरान। अब दोस्तों पोंगल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है जो सूर्य देवता को समर्पित है और यह एक फसल कटाई उत्सव है जो मकर संक्रांति का प्रतिरूप है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है दोस्तों? 243D, 243C, 243B और 243A। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि 243D जो अनुच्छेद है वह पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि SC ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 243D में किया गया है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे कि यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि खजुराहो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो चांदेल साम्राज्य की राजधानी थी और इसका निर्माण चंदेल वंश के शासक चंद्रवर्मन ने करवाया था। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे कि खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तहसीलदार, SDM, कानूनगो, लेखपाल, पटवारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि कानूनगो, लेखपाल। खसरा और खतौनी लेखपाल तैयार करता है। खसरा और खतौनी जमीन, खेतों या कृषि भूमि का वैधानिक दस्तावेज है जिस पर भूमि और फसल के विवरण रखे जाते हैं।
जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र और अनुस्मारक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प डी यानी कि उसको जो है परिपत्र कहा जाता है। जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों, अधिकारियों या कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा पाने वाले अनेक होते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? विकल्प ए यानी ओष्ठ, प, म, ब और भ, कंठ में क, ख, ग, घ, मूर्धन्य में च, छ, ज, झ और वर्ष में न, ल, र और स। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 40 का जो सही आंसर है वह विकल्प सी यानी कि च, छ, ज और झ जो है मूर्धन्य है, यह सही नहीं है क्योंकि दोस्तों च, छ, ज और झ च वर्ग यह जो है तालव्य होता है, न कि मूर्धन्य होता है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, विवरण चिन्ह और विस्मरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि इकहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग होता है, और जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धृत किया जाए वहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के और 6 प्रकार के। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि 5 प्रकार के। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञाओं से, जैसे बूढ़े से बुढ़ापा, पंडित से पंडिताई आदि। सर्वनाम से यानी कि अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व आदि। विशेषणों से चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास। अव्ययों से धिक् से धिक्कार, दूर से दूरी। और क्रियाओं से यानी कि चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लेख आदि। तो हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। हाँ दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर यानी कि एग्जाम फर्स्ट चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो आप जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी दोस्तों शेयर कीजिएगा। दोस्तों एग्जाम फर्स्ट चैनल पर आपको यूपी SSSC, यूपी पुलिस, लेखपाल, RRB ग्रुप डी आदि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है दोस्तों। और यहाँ पर जो तैयारी करवाने का तरीका है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा व्याख्या सहित जो है आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का रिविजन करवाया जाता है दोस्तों। तो अगर आपने जो है कि अगर सब्जेक्टिव स्टडी कर लिया है तो आपके लिए यह चैनल जो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उसी जो है प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जाती है दोस्तों, जो प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि साथियों जब यहाँ पर व्याख्या किया जाता है तो आप बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को आप रिवाइज कर पाते हैं। तो दोस्तों आप प्लीज़ जो है इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 से, कि इजराइल ने लड़ाई लड़ी इस वाक्य में क्रिया है सामान्य क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि इजराइल ने लड़ाई लड़ी, इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया यदि वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रियापद एक ही धातु के बने हो तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे उसने लड़ाई लड़ी में लड़ाई और लड़ी दोनों लड़ धातु से बने हैं, तो इजराइल ने लड़ाई लड़ी इस वाक्य में सजातीय क्रिया है। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस प्रश्न को आप जो है अच्छे से थोड़ा ध्यान देंगे, व्याख्या को भी, कि लड़ाई और लड़ी यानी कि इस सेंटेंस में दोनों जो शब्द प्रयोग किए गए हैं तो वह जो है लड़ धातु से ही दोनों शब्द बने हैं, यानी लड़ाई और लड़ी। तो इसलिए यहाँ पर सजातीय क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो आप इस प्रश्न को विशेष ध्यान देंगे। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता और लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं वे वाक्य कहलाते हैं। तो दोस्तों यह तो सिंपल प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि वे वाक्य कैसे कहलाते हैं? जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं वे वाक्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा लिंग वचन प्राय कर्म के अनुसार होते हैं वे वाक्य कर्मवाच्य कहलाते हैं। जैसे पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। और जिस वाक्य में न तो कर्ता और न ही कर्म की प्रधानता हो, केवल भाव की प्रधानता हो, वे भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे उससे लिखा नहीं जाता, तो यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। एकार्थक शब्दों के संबंध में असंगत विकल्प है अभिभाषण, लिखित भाषण, व्याख्यान, मौखिक भाषण। साहस यानी कि प्राकृतिक शक्ति, वीरता यानी कि भयरहित शक्ति। अभिनंदन यानी कि स्वागत और अभिवादन यानी कि प्रणाम। सभ्यता, भौतिक उन्नति, संस्कृति यानी कि आध्यात्मिक उन्नति और उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प बी यानी कि साहस जो है वह प्राकृतिक शक्ति और वीरता यानी कि भय रहित शक्ति। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि एकार्थक शब्दों के संबंध में असंगत विकल्प है साहस यानी कि प्राकृतिक शक्ति और वीरता जो है भय रहित शक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर जो साहस का अर्थ जो है प्राकृतिक शक्ति, यहाँ पर दोस्तों जो उसका रियल में अर्थ होगा वह मानसिक एवं नैतिक शक्ति होगा, और जबकि वीरता का अर्थ बहादुरी, शूरता और साहस होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी। बाकी अभिभाषण, लिखित भाषण, व्याख्यान यानी कि मौखिक भाषण यह सही है। अभिनंदन यानी स्वागत और अभिवादन यानी प्रणाम, सभ्यता यानी कि भौतिक उन्नति और संस्कृति यानी कि आध्यात्मिक उन्नति, यह सभी जो है संगत हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 46 देखेंगे कि विभू शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, अब्र, आत्मा और चांदनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि आत्मा। विभू शब्द का पर्यायवाची आत्मा होगा, और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों प्रभु, स्वामी, ईश्वर, परमेश्वर और सर्वव्यापी। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे कि अनूठा शब्द का अर्थ अनुरूप सही विकल्प है परित्यक्त महिला, विधवा महिला, विवाहित महिला, अविवाहित महिला और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि अविवाहित महिला। अनूढ़ा यानी कि वह महिला जिसका अभी विवाह न हुआ हो या अविवाहित महिला, और परित्यक्ता दोस्तों वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो तो उसको परित्यक्ता कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे अनूढ़ा का अर्थ होता है दोस्तों अविवाहित महिला। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे कि श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, जटिल वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि यह कैसा वाक्य है दोस्तों? मिश्र वाक्य है। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब मिश्र वाक्य को देखते हैं दोस्तों कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए, अब दोस्तों आप यह याद रखेंगे या आप कहीं इसको नोट कर लेंगे कि ये कीवर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि, जो, जितना, उतना, यद्यपि, तथापि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। तो यहाँ पर ये जो 4-5 कीवर्ड हैं आपको मिश्र वाक्य को पहचानने में मदद करेंगे, जैसे कि, जो, जितना, उतना, यद्यपि, तथापि, यह जो है मिश्र वाक्य के अंतर्गत कीवर्ड्स आते हैं। उत्तर प्रदेश में बच्चे के जन्म पर कौन सा संस्कार किया जाता है दोस्तों? यज्ञ, मुंडन, दीक्षा और उपनयन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि कौन सा संस्कार किया जाता है दोस्तों? मुंडन जो है वह संस्कार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बच्चे के जन्म पर मुंडन संस्कार किया जाता है। मुंडन संस्कार हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें शिशु के जन्म के बाद पहली बार उसके सिर के बाल उतारे जाते हैं और जिसे चूड़ा कर्म भी कहते हैं। तो आप सभी दोस्त इसको जानते होंगे, हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले सभी साथी जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका 3 से या 1 साल, 3 साल या 5 साल के अंतर्गत उसका जो है बाल नहीं कटवाया जाता है, और उसका बाल जो है अपने आराध्य देवी देवता के पास जाकर वहीं पर जो है उसका मुंडन संस्कार करवाया जाता है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, और वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। किस शहर में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली, चेन्नई, कुआलालंपुर और काहिरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि चेन्नई, भारत में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 52 देखेंगे कि सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, जापानी, अरबी और अंग्रेजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। चीन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? विली, टाइफून, हरिकेन और फॉन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि चीन में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे कि किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एच लुकअप, सम इफ, इंडेक्स और वी लुकअप। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि वी लुकअप का प्रयोग किया जाता है एक्सेल में।
वी लुकअप एक्सेल फंक्शन उपयोग करके यह किसी मान को पॉली कॉलम में खोजता है और उसी पंक्ति से एक निर्दिष्ट कॉलम का मान लौटाता है। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे कि एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि Ctrl+Shift+F प्रेस करने पर एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। बैंकिंग के लिए यूएसएसडी सेवा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है दोस्तों। तो यूएसएसडी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए दोस्तों तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा एक ऐसी तकनीक है जो मोबाइल फ़ोन से बिना इंटरनेट के बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा देती है। यह खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। एनडब्ल्यूपी यानी कि नेशनल यूनिफाइड एसएसडी प्लेटफॉर्म एक सरकारी पहल है जिसे एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है और इसके माध्यम से ग्राहक जो है मोबाइल में *9# डायल करके निम्नलिखित सेवाएं ले सकता है, जैसे बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट देखना, पैसे ट्रांसफ़र करना और यूपीआई पिन सेट करना या बदलना आदि। तो दोस्तों यूएसएसडी आपने सुना होगा 2-4 साल पहले यह तकनीक आई थी कि अब वो लोग भी मोबाइल बैंकिंग का उपयोग जो है कर सकेंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। मोदी जी ने जो इसकी घोषणा करी थी कि जो लोग सिंपल सेट रखते हैं, मोबाइल सेट एंड्रॉयड नहीं रहता है, वो लोग भी जो है अब ऑनलाइन मोबाइल सेवा जो है बैंकिंग सेवा ले सकते हैं। तो उनको अपने मोबाइल से दोस्तों *9# डायल करके बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट देखना, पैसे ट्रांसफ़र करना और यूपीआई पिन सेट करना या बदलना आदि सुविधाएं जो है वो ले सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है। हब, इंटरनेट, गेटवे और चैट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि चैट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। IMPS का मतलब है इंटरमीडिया पेमेंट सेफ, इमीडिएट पॉलिसी सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंटरमीडिया पेमेंट सर्विस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि IMPS का मतलब दोस्तों इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे दोस्तों कि NEFT किस सिद्धांत पर कार्य करता है जो बैचों में लेन देन निपटान यानी कि सेटल करता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि डिफर्ड नेट सेटलमेंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेफ्ट द्वारा अब 24/7 समय उपलब्ध कराया गया है। यह विलंबित शुद्ध निपटान प्रणाली के सिद्धांत पर काम करता है जो बैचों में लेन देन का निपटान करता है। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन टूल मल्टीमीडिया प्रारूप का समग्र प्रवाह प्रदर्शित करता है। लिंक, स्टोरी बोर्ड, फ्लो चार्ट, गैंट चार्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड एक डिजाइन टूल है जिसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रस्तुति के इच्छित समग्र तर्क, प्रवाह और संरचना को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्रथम कंप्यूटर वायरस को कहा जाता है दोस्तों। मॉरिस वर्म, आई लव यू, कीपर और ब्रेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि प्रथम जो कंप्यूटर वायरस था दोस्तों उसका नाम था क्रीपर। कीपर नहीं दोस्तों, इस तरह से लिखा है, यहाँ पर कट गया है, एक मिनट, यहाँ पर क्रीपर इस तरह से जो है लिखा जाएगा। तो यह जो है प्रथम कंप्यूटर वायरस था, कौन, क्रीपर। HDFC में कौन सा घटक डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि नेम नोड जो है वह डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है। HDFS का फुल फॉर्म दोस्तों हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में मास्टर नोड होता है जिसमें यह फाइल सिस्टम मेटा डेटा को प्रबंधित फाइलों और ब्लॉक के स्थान की जानकारी शामिल करती है तथा डेटा नोड को डेटा प्रतिकृति और डेटा ब्लॉक की देखरेख करने के लिए निर्देश देता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि कंप्यूटिंग के जनक के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों, चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज को उनके आविष्कार और 1837 में एनालिटिकल इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटिंग का पिता माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर आदि में प्रयोग की जाती है। EPROM, SRAM, फ्लैश मेमोरी और स्टैटिक मेमोरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर आदि में फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। यह मेमोरी एक प्रकार की गैर वाष्पशील यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है।
65 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कंप्यूटिंग में खाली स्थान एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प सी, यानी कि उसको जो है क्या कहा जाता है दोस्तों, फायर वॉल कहा जाता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 66 देखेंगे कि एल्गी एक शैवाल के बारे में क्या सत्य है। वे स्वपोषी जीव हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे हमेशा बहुकोशिकीय होते हैं और वे केवल गर्म रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए, यानी कि वे स्वपोषी जीव हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। एल्गी शैवाल स्वपोषी जीव हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और पौधों की तरह शैवाल सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग की अधिकतम वैधता अवधि कितनी होती है जिसके बाद इसे नवीनीकृत करना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प है, यानी कि जीआई टैग की जो वैलिडिटी है दोस्तों वह 10 वर्षों के लिए होती है और इसको बार बार जो है नवीनीकृत किया जा सकता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प बी, यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 69 देखेंगे कि डोडा बेटा चुट्टी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। कार्डामम पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला माला पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि डोडा बेटी चोटी जो है दोस्तों वह नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है। डोडा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। स्वदेशी 5G तकनीक के विकास में भारत की किस संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसरो, IIT मद्रास, RBI और नीति आयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि जो स्वदेशी 5G तकनीक के विकास में IIT मद्रास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। DPI यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भारत में कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए, यानी कि आधार, UPI और डिजी लॉकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भारत में है। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे दोस्तों कि भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए, यानी कि गुजरात जो है वह भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे दोस्तों कि इनक्रिप्शन पॉलिसी क्यों महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान के लिए, डेटा सुरक्षा एवं नियंत्रण, बस मनोरंजन एवं और खेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि डेटा सुरक्षा एवं नियंत्रण के लिए इनक्रिप्शन पॉलिसी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 74 कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल भी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प ए, यानी कि अनामुड़ी। अनामुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। और ध्यातव्य है कि अनामुड़ी चोटी अन्नामलाई श्रृंखला में स्थित है और यह चोटी केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित है। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्व में देश पर हवा रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए एक शुष्क मौसम है। काल बैसाखी, लू, व्यापारिक पवने, पश्चिमी विक्षोभ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि व्यापारिक पवने। सर्दियों के मौसम के दौरान भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें देश पर हावी रहती हैं। ये पवनें भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम होता है। इसके कारण मैदानी इलाकों में सर्दी की बारिश और पहाड़ में बर्फबारी होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस क्षेत्र में ये हवाएं समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं जिससे ये नमी अपने साथ ले जाती हैं। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जस्ता, इस्पात, तांबा और एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, तांबा, यानी कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सितंबर 2025 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें दोस्तों, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में। हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि तियानजिन में।
अब दोस्तों 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन में आयोजित हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी अध्यक्षता की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि द्वितीय स्थान प्राप्त किया। टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि कार्लोस अल्कराज जो स्पेन से हैं, उन्होंने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि 11 मई को। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और यह पंचवर्षीय योजना का फेवरेट प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है दोस्तों 1974 से 1979 के बीच में था। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों जो शून्य आधारित बजट है वह सबसे पहले अमेरिका में 1970 के दशक में लागू किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? अमेरिका में शून्य आधारित बजट जो है सर्वप्रथम लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे कि भारत में मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण उपलब्ध होते हैं दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि अल्पकालिक ऋण जो है वह उपलब्ध होते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प बी यानी कि SEBI यानी कि सेबी के द्वारा। तो दोस्तों भारत में जो म्यूचुअल फंड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि फूलपुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर बताना है दोस्तों स्पेशली कि सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो फूलपुर उत्तर प्रदेश में। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना इफको है और यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जिले के फूलपुर में अवस्थित है। भारत में भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि सीमांती भूमि संरचना को समाप्त करना। भारत में भूमि सुधार का प्राथमिक उद्देश्य सामंती भूमि संरचना को समाप्त करना था और इसके अलावा किसानों को भूमि का मालिक बनाना, भूमि का न्याय संगत वितरण तथा ग्रामीण असमानता और शोषण को कम करना। ग्राम पंचायत के उप प्रधान का कार्यकाल कब समाप्त होता है? जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्यथा निर्धारित न किए जाएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ। ग्राम पंचायत के उप प्रधान का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होता है जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्यथा निर्धारित न किए जाएं। डिजिटल कैमरा में निम्न में से किसका प्रयोग होता है दोस्तों? प्रकाशित फिल्म, फोटो डायोड, LED और प्रकाशीय पेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि फोटो डायोड का प्रयोग होता है। डिजिटल कैमरे में फोटो डायोड का प्रयोग होता है जो प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलता है। यह एक डिजिटल तकनीक है जो कि सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर करती है। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे कि युवा उद्यमी योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि स्वरोजगार एवं स्टार्टअप से। इस योजना में युवाओं को बिना गारंटी ऋण देकर व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कौन सी योजना में दोस्तों? युवा उद्यमी योजना में। यहाँ पर आपको 5 लाख तक का जो है लोन वह आसानी से मिल जाता है ताकि आपको जो है रोजगार शुरू कर सकें और जो है नौकरी के लिए प्रयास न करें, न ही आप नौकरी मांगें। तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है युवा उद्यमी योजना। अब दोस्तों जैसा कि आयोग ने सिलेबस में मेंशन किया है कि आपसे DI के जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे लेखपाल की मुख्य परीक्षा में। तो अब तक हमने सभी प्रैक्टिस सेटों में जितना भी किया है वहाँ पर हमने आपको DI के प्रश्नों को सॉल्व करवाया है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम जो है यहाँ पर पहली DI को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि जो मोटी लाइन है वह B है और जो पतली लाइन है वह A है और यहाँ पर जो है आपको डेटा दिया गया कब से कब तक का? 2001 से 2006 तक का। तो यहाँ पर 2 कंपनियां A और B प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें।
2005 में दो कंपनी ए और बी की आय क्रमशः 3/4 के अनुपात में थी। यह जो है प्रोपोर्शन और रेशियो की डीआई होती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आप जो है आसानी से लगा पाएंगे। ऐसा कोई जो है बहुत बड़ा यह हुआ नहीं होता है, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आसानी से लगा पाएंगे। तो दोस्तों 2005 में दो कंपनियां ए और बी की आय क्रमशः 3/4 के अनुपात में थी, तो 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आय देखा जाए, यहाँ पर आय का अनुपात क्या है दोस्तों, 3:4 है, ठीक है। और यहाँ पर जो उनका लाभ का परसेंट है दोस्तों 2005 में, अगर आप उनका लाभ का परसेंट देखेंगे तो 70% और 50% है, ठीक है, 70% और 50%। तो दोस्तों अगर एक की आय की बात करें 100% है, तो उसमें अगर हम लाभ भी जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 170% हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 3:150% ऐसे हम लगा लेंगे, तो यह किसके बराबर है दोस्तों, 4 के बराबर है। जो लाभ परसेंट है वह किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो अगर दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे रेशियो के रूप में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A/B का जो रेशियो निकल कर आएगा वह कितना होगा दोस्तों, 45:68 होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प सी, यानी कि 45:8। थोड़ा सा दोस्तों मेरे पास संसाधन की कमी है, लिखने में थोड़ी सी समस्या होती है मोबाइल की स्क्रीन पर, तो आप जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। और यह डीआई जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, या पूरा प्रैक्टिस सेट, तो आप वहां से जा करके आसानी से जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप जो है इन डीआई को आसानी से लगा पाएंगे। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 92 की, यदि दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए का व्यय कंपनी बी के व्यय के से अनुपात क्या था, यह बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर जो है 92 हम देखेंगे कि सन 2005 ले लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पर हमने 2005 ले लिया। अब ए और बी, ए का कितना है 70% और बी का कितना है दोस्तों 50%। तो यहाँ पर अगर रेशियो दोस्तों बताना है, तो अगर इनका ये 70% है, तो अगर लाभ जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 170% और ये हो जाएगा 150%, कंपनी ए और कंपनी बी। तो दोस्तों अगर ए और बी का रेशियो हम निकालेंगे, ए बी को इधर लेते चलाए जाएंगे तो 17 इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15/17। तो अनुपात क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए, यानी कि 15:17। अब दोस्तों कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे विकल्प में 17/15 रहता है, तो कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको आसानी से लगाएंगे तो यह रेशियो जो है 15:17 आएगा। यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, तो 2002 में आय क्या थी, यह बताना है दोस्तों। तो 2002 में जो लाभ है दोस्तों वह कितना था, 30%। लाभ कितना है, 30%। तो 100% दोस्तों किसके बराबर है, 200 करोड़ के बराबर है। तो 1% दोस्तों हमारा कितना होगा, तो लाभ को लेकर हमारा कितना होगा दोस्तों 130%। तो 130% कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 130 गुणे हम यहाँ पर कितना उससे मल्टीप्लाई कर दें 2, तो टोटल दोस्तों कितना आएगा, विकल्प डी, यानी कि 260 करोड़ जो है आएगा। इसी तरह दोस्तों प्रश्न नंबर 94 देखेंगे कि यदि 2001 में कंपनी और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों का कुल आय 342 करोड़ था, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था, यह बताना है दोस्तों आपको। तो यह प्रश्न थोड़ा सा टफ हो जाता है दोस्तों, फिर भी आइए देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम सपोज करते हैं ए और बी का व्यय समान था, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए की आय कितनी थी दोस्तों, 100 थी, और यहाँ पर बी की आय भी अगर हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो लाभ दोस्तों क्या है, ए का लाभ कितना है 2001 में 45% और बी का कितना है 40%। तो टोटल आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, 145% और 140%। यह जो है टोटल आय है लाभ के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 285% जो है वहाँ पर, और यहाँ पर जो कुल व्यय है दोस्तों, यानी कि अब यहाँ पर आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि कुल व्यय जो है 342 करोड़ है दोस्तों, सॉरी कुल आय। तो अगर ए और बी की दोनों की आय दोस्तों कितना हो जाएगा, 145 और 140, यानी कि 285% किसके बराबर है, 342 के। तो 1% दोस्तों कितना होगा, 342/285। तो दोस्तों फिर हमको कितना निकालना है, यहाँ पर कुल लाभ कितना था, तो 85% था एक्स्ट्रा, तो 85% हम निकालेंगे दोस्तों, तो यह किसके बराबर आएगा, विकल्प सी, यानी कि 102 करोड़ के आसपास आएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 95 भी देखेंगे कि वर्ष 2003 में कंपनी का व्यय 200 करोड़ था, 2003 में कंपनी ए का आय 2006 में उसके खर्च के समान था। तो 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी,
तो दोस्तों इस प्रश्न को भी थोड़ा सा हम लगाने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर 2003 में लाभ कितना है दोस्तों, 60% है। 2003 में ग्राफ में दिया है 60% है। और दोस्तों 100% किसके बराबर है, 200 करोड़ के। तो 1% दोस्तों किसके बराबर होगा, 2 करोड़ के। तो फिर हम दोस्तों 160% निकालेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 320 करोड़ के। अब जो है दोस्तों 2006 में लाभ कितना है हमारा, 45% है। ग्राफ में यह दिया होगा। तो दोस्तों अब प्रश्न के अनुसार 100% किसके बराबर है, 320 करोड़ के। तो यहाँ पर 145% हमको निकालना है दोस्तों। तो 145% किसने के बराबर होगा, 464 करोड़ के। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प बी यानी कि 464 करोड़। दोस्तों आप भी एक बार अपने से लगाने का प्रयत्न कीजिएगा। आप जो है वहाँ पर टेलीग्राम से जाकर के PDF डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से DI को आप जरूर लगाइएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा। अब दोस्तों अगली DI देखते हैं कि 96 से 100 के लिए यहाँ पर आपको देखना रहता है। यहाँ पर भी जो है डेटा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा इसको जो है टेबुलर फॉर्म में दे दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर विभागीय कर्मचारियों की संख्या, टोटल कर्मचारी जो है कितने, 80,000 है। और यहाँ पर विभागीय में 10% मान लीजिए 8,000, उसमें मेल और फीमेल यानी कि अब 8,000 में जो है 5600 जो है कि कितने, 8,000 का 7 मतलब 7 × 3 कर देंगे। तो 5600 कितने मेल हैं और फीमेल जितने बच गए वो फीमेल हो गए। बाकी शहर का अनुपात दिया है Z और Y। तो अब इसमें से Z शहर में कौन रहता है, Y शहर में कौन रहता है, तो इस तरह से दिया गया है दोस्तों। तो इस DI को लगाने के लिए अगर देखा जाए तो पहला प्रश्न देखिए कि विभागीय के पुरुष कर्मचारी विभाग ए से शहर Z में रह रहे कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, विभाग ई के पुरुष कर्मचारी। तो दोस्तों अब यहाँ पर विभाग ए के पुरुष कर्मचारी कैसे निकालेंगे, टोटल कर्मचारी दोस्तों कितने हैं, 80,000। तो 80,000 का हम जो है 36% निकाल लेंगे, ठीक है। और वहाँ पर पुरुष कर्मचारी, तो दोस्तों पुरुष कर्मचारी रेशियो क्या है पुरुषों का, 8:1। तो कितना हो जाएगा, 8:9। तो 80,000 का 36% और उसका 8/9 करेंगे दोस्तों, तो यह जो है कितना आएगा, 25,600 जो है विभागीय के पुरुष कर्मचारी। अब विभाग ए से शहर Z में रह रहे कर्मचारियों का प्रतिशत, तो विभाग ए का निकालेंगे दोस्तों। विभाग ए का तो 8,000 का 10% 8,000 होगा। और शहर ए में कितना, शहर Z में रह रहे हैं, तो शहर Z में कैसे निकालेंगे दोस्तों, 8,000 और शहर Z का क्या होगा, 8,000 और Z में से रह रहे तो कितना, 1/10। तो कितने हो गए, 800। तो बस अब ये कितना परसेंट हुआ दोस्तों, 25,600, 800 का कितना परसेंट हुआ, तो यह जो है 3200% आएगा। तो आप आसानी से लगा पाएंगे, आसान होता है दोस्तों, आप इसे डरिएगा नहीं, आप लगाएंगे। विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग ए तथा ई को मिलाकर कार्य कर रहे महिला कर्मचारियों के साथ क्या अनुपात है। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको आराम से लगा लेंगे। विभाग बी तथा डी, तो बी का कुल कर्मचारी 8,000 हैं, 80,000 हैं, तो उसका 22%। और यहाँ पर क्या पुरुष, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 13/22। इसी तरह डी का तो 80,000 का 20% और 20% का 3/5। तो ये आप जो है आसानी से निकाल पाएंगे। इसका पुरुष कर्मचारी बी और डी का जोड़ लेंगे और उसी तरह जो है ए तथा ई को मिलाकर महिला कर्मचारियों का, तो अब महिला का भी निकाल लेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प ए यानी कि 13:8 आएगा। शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बताना है कि शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पर शहर वाई का बताना है, ठीक है। तो सभी जो है हम विभागों का निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले जो है हम निकालेंगे यहाँ पर शहर वाई के औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। तो पहले विभाग एक में देखेंगे तो टोटल कर्मचारी कितने, 80,000, उसका 10% यानी कि 8,000। और उसका जो हमको बताना है कि कितने कर्मचारी जो है शहर वाई में निवास कर रहे हैं। तो वाई में दोस्तों कितने कर्मचारी हो गए, वाई में 9:1 यानी कि 9/10। तो कैसे होगा, 80,000 का 10% और वाई में कितने कर्मचारी हो गए दोस्तों, 9/10। तो इसी तरह सबका हम निकालेंगे, बी सी डी और ई का, और सबको अगर दोस्तों हम ऐड करेंगे तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विकल्प ए यानी कि टोटल जो है वह 11,360 जो है कर्मचारी आएंगे। अब दोस्तों विभाग ए तथा ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर विभाग ए तथा ई को मिलाकर। दोस्तों यह तो आसान प्रश्न है, यहाँ पर क्या पूछा है, विभाग ए तथा ई को मिलाकर कर्मचारियों की संख्या कितनी है।
तो दोस्तों 80,000 का 10% कितना हो गया, विभागीय में कितने कर्मचारी हैं 8,000 और ई में कितने कर्मचारी हैं दोस्तों 80,000 का 36% अगर हम निकालेंगे तो यह जो आएगा 28,880। अब सिर्फ को जोड़ देंगे तो कितने कर्मचारी आए दोस्तों 36,800। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प डी यानी कि 36,800। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 100 देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम कि विभागीय तथा सी के कितने कर्मचारी सर्जेड में साथ मिलकर रह रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर विभाग ए के कर्मचारी कितने हैं दोस्तों 8,000 और विभाग ए के शहर जेड में कर्मचारी कितने हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जेड शहर का 1/10 तो 800 और इसी तरह विभाग सी में कुल कर्मचारी निकालेंगे और फिर शहर जेड में रहने का परसेंटेज, तो यह जो है आएगा दोस्तों कुल को ऐड करेंगे तो 8,800 जो आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 8,800। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लेखपाल प्रैक्टिस सेट 7 देखा और यहाँ पर सभी 100 प्रश्नों को हमने व्याख्या सहित हल किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो 91 से 100 यानी कि 10 DI के प्रश्न थे उनको भी हमने यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयत्न किया दोस्तों, परंतु आप सभी जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन से यह इतना संभव नहीं हो पाता कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को पूरा लिख करके बाकायदे समझाया जा सके। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप जो है इन प्रश्नों को आपने देखा होगा और दोस्तों आप जो है PDF जो है डाउनलोड करके आप जो है अच्छे से इन DI के प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप DI के प्रश्नों को स्किप मत कीजिएगा, 1 से 2 बार 2 से 3 बार जो है आप अपने सिरे से भी लगाइएगा और बाकी और सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से करवा दिया है। तो जो भी साथी नए हैं पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं वह जो प्लीज़ एग्जाम फर्स्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।